हेलो फ्रेंड्स। जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नई डिबेट शुरू हुई है। फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंडिपेंडेंस डे में स्पीच में अनाउंस किया कि वो स्टेटहुड रेस्टोरेशन के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे जिसमें हर घर और हर गांव तक पहुंचने का प्लान है। इस अनाउंसमेंट के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने रिएक्शंस दिए। कुछ ने इसे लोगों की आवाज उठाना कहा तो कुछ ने इसे सिंबलिक और इनफेक्टिव स्टेप माना। आज हम इस मद को समझेंगे कि सिग्नेचर कैंपेन क्या होता है और असेंबली रेजोल्यूशन पास करना कैसा स्टेप है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेटहुड वापस लाने के रास्ते क्या है। तो इसको आप 3 कैटेगरीज में समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड सिंबलिक। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूट की। ये असली और लीगल रास्ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक नया स्टेट बना सकता है, पुराना तोड़ सकता है और बाउंड्रीज चेंज कर सकता है। मतलब अगर जेएंडके को दोबारा स्टेट बनना है तो असली अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। एक और चीज, स्टेट असेंबली भी एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को रिकमेंड कर सकती है, मगर ये रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता लेकिन पॉलिटिकल वेट रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश असेंबली में डिबेट्स और रेजोल्यूशंस हुए थे। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ये चेक कर सकती है कि 2019 में जेएंडके को यूटी बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर फॉलो हुआ था या नहीं। अगर कोर्ट को लगे कि फेडरलिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वायलेट हुआ है तो वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। लेकिन याद रखें, कोर्ट खुद नया स्टेट बनाने का ऑर्डर नहीं देगी। एग्जीक्यूशन हमेशा पार्लियामेंट के जरिए ही होता है। अब आते हैं पॉलिटिकल रूट पे। ये वही रूट है जहां नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग और कंसेंसस काम आता है। स्टेट के लीडर्स यूनियन गवर्नमेंट से बात करते हैं, अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के साथ अलायंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना, वहां लोगों की डिमांड पूरी हुई थी लेकिन असली स्टेप पार्लियामेंट ने तब उठाया जब पॉलिटिकल कॉन्सेंसस और प्रेशर दोनों रेडी था। इस तरह गोवा, हिमाचल प्रदेश को भी पहले यूटी बनाया गया था और फिर पॉलिटिकल विल की वजह से उन्हें स्टेटहुड दिया गया। और अब तीसरी कैटेगरी समझते हैं, दैट इज सिंबॉलिक रूट। ये वो एक्शंस होते हैं जो लीगली बाइंडिंग नहीं होते लेकिन आवाज उठाते हैं, जैसे पिटिशन, सिग्नेचर कैंपेन्स, प्रोटेस्ट्स, रैलीज। ये एक तरह का पब्लिक ओपिनियन का थर्मोमीटर होते हैं। इससे गवर्नमेंट को ये सिग्नल मिलता है कि इशू लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है लेकिन लीगली इनकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती। ये बस एक डेमोक्रेटिक जरिया है इशू को जिंदा रखने का। तो अगर आपको समझना हो तो सिंपल फार्मूला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूट से लॉ बनता है, पॉलिटिकल रूट से प्रेशर बनता है और सिंबलिक रूट से आवाज उठती है। और स्टेटहुड के केस में तीनों चीजें एक साथ चलती है। आवाज उठती है, पॉलिटिकल प्रेशर बनता है और एंड में पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सिग्नेचर कैंपेन किस कैटेगरी में आता है। तो क्लियर सी बात है कि ये सिंबलिक रूट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इसका काम है आवाज उठाना, अवेयरनेस बनाना, प्रेशर क्रिएट करना, लेकिन इससे सीधे कानून नहीं बदलता। समझो जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को लगता है कि लंच ब्रेक छोटा है, अब सब मिलके पिटीशन लिखते हैं और उस पर 500 सिग्नेचर्स कलेक्ट करके प्रिंसिपल को देते हैं। अब प्रिंसिपल उसको पढ़ेगा, सोचेगा, लेकिन लंच ब्रेक को लंबा करना है या नहीं करना है ये उसकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी सिग्नेचर कैंपेन एक तरह का पब्लिक प्रेशर टूल होता है। ये दिखाता है कि लोगों का मूड कैसा है, उनकी डिमांड कितनी पॉपुलर है, लेकिन कानूनी तौर पे इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट को मजबूर ये नहीं करता। अब बात करते हैं असेंबली रेजोल्यूशन की। असेंबली रेजोल्यूशन एक ऑफिशियल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का डिसीजन होता है। लोकतंत्र में भी फैसला असेंबली लेती है, वो जनता की तरफ से लिया हुआ माना जाता है क्योंकि एमएलएज लोगों के वोट से आए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेट असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है तो हमको स्टेटहुड चाहिए, तो उसका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेट ज्यादा होता है। ये सेंटर को फॉर्मली दिखाता है कि स्टेट की इलेक्टेड बॉडी एक सुर में डिमांड कर रही है। अब हम बात करते हैं कि सिग्नेचर कैंपेन और असेंबली रेजोल्यूशन की पॉलिटिकल, लीगल और सिंबलिक हैसियत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिग्नेचर कैंपेन की। देखिए दोस्तों, सिग्नेचर कैंपेन का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मेंशन नहीं है, ना आर्टिकल 32, ना आर्टिकल 226, ना पार्लियामेंट प्रोसीजर।
मतलब चाहे करोड़ लोग सिग्नेचर करे, कोर्ट के लिए वो लीगली इररेलेवेंट है। कोर्ट सिर्फ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलती है, आवाम के मूड के बेस पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि पब्लिक ओपिनियन whosoever strong cannot be substitute for constitutional mechanism, जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1977। मतलब करोड़ लोग चाहे कुछ चाहे, जब तक पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन अलो ना करे उसका लीगल इफेक्ट जीरो है। पॉलिटिकल एंगल से अगर हम सिग्नेचर कैंपेन को देखें तो इसका यूज पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए होता है। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, अन्ना हजारे मूवमेंट, उन्होंने सिग्नेचर्स और पब्लिक ओपिनियन का यूज किया, लेकिन एक्चुअल लॉ तभी बदला जब पार्लियामेंट ने स्टेप लिया। अब अगर हम इसको सिंबलिक एंगल से देखें तो ये आवाम की एक मॉरल डिमांड दिखाता है। कोर्ट के सामने रख भी दो, जजेस बस नोट करेंगे कि हाँ आवाम सेंसिटिव है इस मुद्दे पर, लेकिन जजमेंट सिर्फ लॉ और प्रेसिडेंट के हिसाब से आएगा। अब बात करते हैं असेंबली रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और सिंबलिक हैसियत। देखिए दोस्तों, अगर हम असेंबली रेजोल्यूशन की बात करें तो ये थोड़ा ऊपर है सिग्नेचर कैंपेन से, क्योंकि असेंबली रेजोल्यूशन एक फॉर्मल एक्ट ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी है। लेकिन आर्टिकल 169 और आर्टिकल 368 के अलावा रेजोल्यूशंस बाइंडिंग नहीं होते। मतलब अगर जेएंडके असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे तो ये बाइंडिंग नहीं होता, पार्लियामेंट उससे एक्सेप्ट करने को मजबूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 206 केस और पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 जैसे केसेस में बोला कि रेजोल्यूशन सिर्फ रिकमेंडेटरी होता है, बाइंडिंग नहीं। कोर्ट के लिए भी उसकी परसुएसिव वैल्यू होती है, मैंडेटरी नहीं। अब अगर हम इसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो पॉलिटिकली इसका वेट बड़ा होता है, क्योंकि ये आवाम की कलेक्टिव इलेक्टेड विल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक पूरी असेंबली रेजोल्यूशन पास करे, दिल्ली की सरकार या सुप्रीम कोर्ट उसको इग्नोर कर भी दे, लेकिन उसका पॉलिटिकल प्रेशर स्ट्रांग होता है। अगर हम सिंबलिक एंगल देखें तो ये आवाम की आवाज को एक इंस्टीट्यूशनल लेजिटिमेसी देता है। जैसे 1 मिलियन लोग सिग्नेचर करे और एक असेंबली रेजोल्यूशन पास हो तो रेजोल्यूशन का सिंबलिक इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली अपना रोल सुप्रीम कोर्ट के केस में क्लियर और स्ट्रांग बनाना चाहती है तो उसके पास कुछ पावरफुल लीगल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो हम उनके बारे में देखते हैं। पहला ही स्टेप है इम्प्लीडमेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन इन सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट तरीका है इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। मतलब असेंबली या स्पीकर ऑन बिहाफ ऑफ असेंबली कोर्ट को बोले कि ये मैटर डायरेक्टली हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स और फेडरल स्टेटस को इम्पैक्ट करता है, इसीलिए हमें भी पार्टी बनाया जाए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है, क्योंकि यहाँ असेंबली अपने आप को डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी डिक्लेयर करती है। दूसरा वे एमिकस क्यूरी रिटन सबमिशंस। अगर फुल पार्टी बनना मुश्किल हो जाए तो असेंबली कोर्ट के सामने एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनकर अपने रिटन सबमिशंस फाइल कर सकती है। इसका मतलब है कि असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और फेडरलिज्म पर अपना व्यू कोर्ट को समझाए। ये पार्टी बनना जितना स्ट्रांग तो नहीं होता, लेकिन कोर्ट के लिए ये काफी परसुएसिव वैल्यू रखता है। तीसरा रास्ता रेजोल्यूशन प्लस एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट। असेंबली एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि आवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की क्लियर डिमांड है। कोर्ट के लिए पब्लिक विल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस का पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। असेंबली अपने तरीके से सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट करे जो कोर्ट में आर्गुमेंट्स रखे। ये एडवोकेट हाईलाइट करे कि फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन वीक हो रहा है और असेंबली की पावर्स वायलेट हो रही है। इससे केस का टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल और स्ट्रांग बनेगा। अगर असेंबली को पार्टी बनने की परमिशन ना मिले तो उसके पास एक और ऑप्शन होता है, अपना इंडिपेंडेंट रिट पिटिशन फाइल करना आर्टिकल 32 के अंडर। ये बोलेगा कि स्टेट असेंबली के राइट्स और पावर्स वायलेट हो रहे हैं, इसीलिए हमें रिलीफ चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन तभी यूज करना है जब पहले वाले स्टेप्स फेल हो जाए। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि असेंबली एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे, उस रेजोल्यूशन को एफिडेविट के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, साथ ही साथ इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन डालकर पार्टी बने और सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को एंगेज करे जो फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी का केस आर्ग्यू कर सके। इस तरह आवाम की आवाज भी रिकॉर्ड होगी और लीगल स्ट्रेंथ भी कोर्ट के सामने सबसे स्ट्रांग तरीके से रखी जाएगी। नटशल में हम ये कह सकते हैं कि असेंबली एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करे, उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे, साथ ही साथ इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन डालकर पार्टी बने और सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को एंगेज करे जो फेडरलिज्म और स्टेट ऑटोनॉमी का केस आर्ग्यू कर सके। इस तरह आवाम की आवाज भी रिकॉर्ड होगी और लीगल स्ट्रेंथ भी कोर्ट के सामने सबसे स्ट्रांग तरीके से रखी जाएगी।
असेंबली रेजोल्यूशन को प्राइमरी फोकस बनाया जाए क्योंकि उसकी लीगल और पॉलिटिकल स्टैंडिंग ज़्यादा है। सिग्नेचर कैंपेन की बात करें तो सिग्नेचर कैंपेन को कम्प्लीमेंट्री टूल बनाया जाए ताकि आवाम की डायरेक्ट आवाज़ भी रिकॉर्ड में आए और पॉलिटिकल लीडरशिप पर भी मॉरल प्रेशर हो। दोनों एफर्ट्स को कंबाइन करके अगर सामने रखा जाए तो ये एक पीपल प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स का यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करेगा जो सबसे कॉम्पेलिंग और सस्टेनेबल रहेगा। यहाँ जपड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में JNK की लीडरशिप को एक सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। चाहे सिग्नेचर कैंपेन की बात हो, असेंबली रेजोल्यूशन की बात हो, दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पे रास्ता निकल सकता है। इसके बावजूद बहुत सारे अल्टरनेटिव्स ढूंढने की भी ज़रूरत है। फिर वहाँ पे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किसका कितना वैल्यू है। 1% भी अगर वैल्यू है किसी अल्टरनेटिव का तो वो भी गेम बदल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिश।